नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में पहली खबर का रुख करेंगे। 3 दिन तांडव मचाने के बाद चक्रवाती तूफान तोकते अब कमजोर पड़ने लगा है। बीती रात गुजरात से 60 किलोमीटर पहले दीव में लैंडफॉल हुआ। तट से टकराने के बाद तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो रही है। गुजरात में बचाव के लिए सेना की 180 टीमें तैनात कर दी गई हैं। वहीं अब तक 2 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। तूफान के मद्देनजर एनडीआरएफ की भी 44 टीमें मुस्तैद हैं। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान ने मुंबई में तांडव दिखाया है। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। वहीं पेड़ और पोल गिरने से भारी बर्बादी भी हुई है। महाराष्ट्र में अलग अलग घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई है और 2 नौकाओं के समुद्र में डूब जाने की 3 नाविक अभी लापता है। 3 लोगों की मौत रायगढ़ जिले में हुई है। एक नाविक की मौत सिंधुदुर्ग जिले में और ठाणे में जिले में नवी मुंबई और उल्लासनगर में 2 लोगों की मौत हुई है और उन पर पेड़ गिरने से उनकी मौत हुई है। देश के पश्चिमी तटीय इलाकों में आए चक्रवाती तूफान तौकते का असर उत्तर भारत के मौसम पर भी दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के अधिकतर इलाकों में बारिश का अनुमान है। दिल्ली में भी आज बादल घिरे रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कई राज्यों में अगले कुछ घंटों में बारिश हो सकती है। देश के दक्षिण पश्चिमी राज्यों में चक्रवाती तूफान तौकते कहर बनकर टूटा। अब अहमदाबाद में तेज बारिश भी हो रही है और लगातार तूफान जो है वो पहले से काफी धीमा पड़ गया है। तो 2 दिन लगातार तूफान ने तांडव मचाया है और उसके बाद अब ढीला ये तूफान पड़ गया है। हालांकि 180 टीमें एनडीआरएफ की तैनात कर दी गई है। गुजरात में बचाव के लिए सेना की 180 टीमें तैनात की गई हैं और 2 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। लगातार सरकार के जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर दिया था, तो सरकार ने और प्रशासन ने भी तमाम तैयारियां अपनी पूरी कर ली थी, जिसकी वजह से जो तौकते हैं तूफान जो है वो ज्यादा नुकसान उससे नहीं हो पाया है। लेकिन अगर सरकार इस तरह की तैयारी नहीं करती तो काफी नुकसान यहां पर देखा जा सकता था। जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर दिया, उसके बाद तमाम स्थिति आपने देखी। हालांकि काफी नुकसान हुआ है और काफी तांडव 2 दिन में इस तूफान ने मचाया, लेकिन ज्यादा लोगों की जनहानि की खबर अभी सामने नहीं आई है। महाराष्ट्र में अलग अलग घटनाओं में 6 लोगों की मौत हुई है। 2 नौकाओं के समुद्र में डूब जाने की खबर है, जिसमें 3 नाविक फिलहाल लापता है। 273 लोग एक नाव में सवार थे, जिसमें से 177 को सुबह तक रेस्क्यू उनका कर लिया था और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और एनडीआरएफ की टीमें, वायुसेना, नौसेना की टीमें लगातार उनकी जांच में जुट गई हैं और लगातार उनकी तलाश की जा रही है। 3 लोगों की मौत रायगढ़ जिले में भी हुई है। एक नाविक की मौत सिंधुदुर्ग जिले में और ठाणे जिले के नवी मुंबई और उल्लासनगर में 2 लोगों की पेड़ गिरने से मौत हुई है। तौकते तूफान ने भारी तबाही मचाई है और अब इसका असर दूसरे राज्यों पर भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर अधिकतर इलाकों में बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। वहीं दिल्ली में भी बादल घिरे रहने की आशंका जताई गई है। हल्की बारिश होने की आशंका जताई गई है। राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कई राज्यों में अगले कुछ घंटों में बारिश हो सकती है। देश के दक्षिणी पश्चिमी राज्यों में चक्रवाती तूफान तौकते कहर बनकर तो इसी पर हमारे साथ राधे श्याम शर्मा जी जुड़ चुके हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं ये, इनसे चर्चा करेंगे। राधे श्याम जी, बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि तौकते तूफान जिस तरह से कहर बनकर टूटा है, अभी हालांकि इसके धीमे पड़ने का अनुमान लगाया गया है मौसम विभाग द्वारा, लेकिन क्या अब ये और दोबारा से एक बार फिर से सक्रिय हो सकता है और क्या और तबाही मचा सकता है? देखिए, फिलहाल यदि इसकी इंटेंसिटी देखें तो ये कमजोर होकर साइक्लोन की कैटेगरी में बन चुका है और गुजरात के अमरेली जिला के आसपास अभी इसका सेंटर है। आगामी 24 आवर्स की बात करें तो ये सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होगा। आज शाम तक ये डीप डिप्रेशन बनेगा और आज रात को या 19 तारीख को लेट नाइट तक ये सिस्टम और कमजोर होकर डिप्रेशन के रूप में राजस्थान के साउथ वेस्ट भागों से ये प्रवेश करेगा। तो कहने का मतलब है कि जितना इम्पैक्ट गुजरात और महाराष्ट्र के जिलों में हुआ है, उतना इम्पैक्ट या उतना नुकसान राजस्थान में होने की संभावना नहीं है, क्योंकि कल सुबह ये जब राजस्थान में प्रवेश करेगा उस दौरान इसकी
तीव्रता जो है वो साइक्लोन से कमजोर होकर डिप्रेशन के रूप में होगी। इस दौरान हवा की गति की यदि बात करें तो करीब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवा की गति होगी। बीच बीच में गस्टीनेस 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रिपोर्ट हो सकती है। राधेश्याम जी, राजस्थान के साथ साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी मौसम विभाग ने कहा है कि तेज बारिश की संभावना है। तो सिर्फ बारिश या उस और ज्यादा नुकसान इससे हो सकता है या मात्र बारिश ही वहां पर आने की संभावना है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि सिस्टम गुजरात से साउथ राजस्थान की तरफ से एंटर करेगा और धीरे धीरे ये सिस्टम जो है वो नॉर्थ ईस्टवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा और साथ ही इसकी इंटेंसिटी भी धीरे धीरे कमजोर होगी, यानी कि डीप डिप्रेशन से डिप्रेशन बनेगा एंड देन लो प्रेशर सिस्टम के रूप में जयपुर और नॉर्थ ईस्ट राजस्थान की तरफ 19 तारीख को ये आगे बढ़ेगी। तो सिस्टम के कमजोर होने की वजह से हवा का प्रभाव उतना नहीं रहेगा, लेकिन जो रेनफॉल की यदि बात करें वो बारिश जो है वो साउथ राजस्थान के जिलों में अगले 24 घंटों तक हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल जो है वो दर्ज हो सकती है। उसके बाद 19 मई को यदि देखें तो ये सिस्टम नॉर्थ ईस्ट राजस्थान यानी जयपुर और भरतपुर डिवीजन की तरफ पड़ेगा, तो यहाँ पे हेवी रेनफॉल होने के चांसेस है। हरियाणा की बात करें तो एडजॉइनिंग जो है पार्ट है नॉर्थ ईस्ट राजस्थान का, उन जिलों में तेज बारिश हो सकती है, लेकिन आइसोलेटेड पॉकेट्स में हेवी का चांस है। ज्यादातर जगह पे लाइट टू मॉडरेट रेन होगा। राधेश्याम जी, हमारा मौसम विभाग जो है वो काफी अब सक्रिय हो गया है। लगातार जो भी उनकी तरफ से भविष्यवाणी की जाती है मौसम को लेकर वो काफी सक्रिय रहती है, चाहे वो बारिश की हो। और इसी तरह से तूफान के लिए भी मौसम विभाग ने पहले अलर्ट जारी कर दिया था और जिससे भारी नुकसान नहीं देखने को मिला। लेकिन आम लोगों को ये नहीं पता कि ये दबाव का जो क्षेत्र है और ये जो तूफान है ये आखिर बनता कैसे है, ये आप विस्तार से समझाइए। जी देखिए, ये साइक्लोन जो है विशेष रूप से मानसून सीजन और पोस्ट मानसून सीजन में बनते हैं और इनका जो ओरिजिन होता है, यानी कि इनका जो इनिशियल स्टेज में जब ये डेवलप होते हैं तो ये जनरली नहीं बल्कि हमेशा के लिए इन सिस्टम का जो उद्गम है वो समुद्र के एरिया से होते हैं। और दूसरा जो है वो एक तो ओशियनिक कंडीशन भी फेवरेबल होनी चाहिए, साथ ही साथ अपर एयर एटमॉस्फेयर में भी सपोर्ट होना चाहिए। तो जनरली एटमॉस्फेयर अपर एटमॉस्फेयर में यदि अनस्टेबिलिटी हो और ओशियन की यदि बात करें तो समुद्र के सतह का पानी का टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, तो और दूसरी कंडीशन यदि फेवरेबल हो, कोरियलिस फॉर्स भी यदि वहां लगता हो, तो ये सिचुएशन जो है इनिशियली स्टेज में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में वो दिखता है। धीरे धीरे कंटिन्यूस यदि उसी लोकेशन पे वो सिस्टम बने रहे और लोअर लेवल यानी कि ओशियन जो कंडीशन है उससे यदि सपोर्ट मिलता है तो ये धीरे धीरे एक लो प्रेशर सिस्टम में डेवलप होता है। फर्दर जो है वो सिस्टम का जो इंटेंसिफिकेशन होता है, यानी कि ये डिप्रेशन एंड देन साइक्लोनिक सर्कुलेशन, और जैसे जैसे इसका इंटेंसिटी बढ़ता है हवाओं की गति भी बढ़ती है और सेंटर में इसका जो प्रेशर है, वायु दाब जो है वो घटता है। तो डिपेंड करता है कि ओशियन का कंडीशन कैसा है, अपर एटमॉस्फेयर से विंड की पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल कंडीशन है कि नहीं। तो विशेष रूप से मई का माह जो है मानसून के पूर्व का जो माह है इसमें साइक्लोन बनते हैं, या मानसून के बाद जो पोस्ट मानसून नवंबर का महीना है इसमें सबसे ज्यादा जो है वो साइक्लोन डेवलप होने की कंडीशन रहती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राधेश्याम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम आपने जानकारी दी, बहुत शुक्रिया उसके लिए। और हमारे संवाददाता मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे मुंबई की स्थिति के बारे में एक बार फिर से जायजा लेंगे। सत्यप्रकाश, किस तरह की स्थिति इस समय मुंबई में देखने को मिल रही है? हालांकि हमने सुबह ही आपसे जानकारी ली थी, लेकिन फिलहाल अब कुछ चेंजेस उस स्थिति में या फिर वैसे ही बनी हुई है? जी मुस्कान, देखिए तौकते तूफान तो चला गया, लेकिन उसके बाद से जो लगातार तबाही का मंजर देखा जा रहा है वो कहीं कहीं महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र के प्रशासन की नींद उड़ाने वाले हैं। ऐसे में जानकारी मिली है तो मुंबई के समुद्री इलाके में करीब 4 जहाज जो लापता है, जिसमें करीब 450 लोग मौजूद थे। अलग अलग जहाजों में अलग अलग लोग मौजूद थे। हालांकि एनडीआरएफ ने इस आंकड़े की तरफ अभी इशारा नहीं किया, लेकिन लगातार नौसेना और एनडीआरएफ की टीम के अलावा तमाम जो कर्मचारी है वो लगे हुए हैं। सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जिस तरह से जानकारी मिली कि पालघर जिले में अब तक 146 लोगों को रेस्क्यू भी कर लिया गया है और मुंबई सहित गुजरात के तटीय इलाके जो माने जाते हैं वहां से भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो लिहाजन ये माना जा रहा है कि तौकते तूफान की तबाही के बाद ये सबसे बड़ी तबाही मानी जा रही है कि जिस तरह से लगातार एक के बाद एक अहम बड़े खुलासे हो रहा है। हालांकि अभी से थोड़ी देर पहले ही भी मुंबई के महिम से भी एक जानकारी मिली थी, एक बोट में करीब 5 लोग सवार थे, जिसमें 3 लोग अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अब तबाही तो चली, हालांकि तूफान चला गया है, लेकिन तबाही का जो मंजर है
उसका रिजल्ट अब धीरे धीरे आने लगा है जी। सत्यप्रकाश, जिस तरह से आपने नावों का जिक्र किया, सुबह तक 2 हालांकि ये आंकड़ा था, लेकिन अब 4 हो गया है और 450 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। तो नौसेना जो है उसका क्या कुछ अभी इसके लिए आग्रह है उनका, और क्या कुछ तैयारियां उनकी हैं, और किस तरह से उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ा दिया है? क्या गति इसकी बढ़ाई गई है? जाहिर तौर पर देखिए, नौसेना के जवान एनडीआरएफ के अलावा तमाम जो वायुसेना है वो भी लगातार लगी हुई है। लिहाजा ये देखा जा रहा है कि सबसे पहले कहां से किस तरह के उनको क्ल्यू मिलते हैं। हालांकि ऑपरेशन जब होता है इस दौरान तमाम क्ल्यूज निकाले जाते हैं, कहां से डूबने की आशंका है, कहां तक जाने की आशंका है, कितने लोग हैं, वो सारे आंकड़े निकाले जाते हैं। उसके आधार पर जो है ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन क्योंकि मामला समुद्र से जुड़ा हुआ है तो समुद्र में कोई चीज एक जगह स्थिर नहीं रह सकती। लिहाजा वायुसेना के पूरी मुंबई और महाराष्ट्र के कोने कोने तक जाकर इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ेगा। जिस तरह से लगातार ये जानकारियां मिल रही है कि मुंबई महाराष्ट्र के जो अगर सटा हुआ इलाका माना जाए तो उत्तर में भी एक हेलीकॉप्टर को अचानक उतारने की बात सामने आई थी। वहीं लगातार पालघर में हेलीकॉप्टर के द्वारा तमाम सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। मुंबई के कई इलाकों में इस तरह के हेलीकॉप्टर लगातार घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो लिहाजा ने माना जाए कि देर शाम तक हालांकि इस पे पूरे आंकड़े सामने आ पाएंगे कि कितने लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया या कितने लोग सही मायने गायब हुए थे। इस तरह की जानकारी अभी फिलहाल नहीं मिल पा रही है। लेकिन जिस तरह से जानकारी मिली कि एनडीआरएफ को 4 ऐसे कॉल आए थे जिसमें बताया गया कि 4 बोटों में करीब 450 लोग मिसिंग है। उसको लेकर लगातार वायुसेना नौसेना काम कर रही है। सत्यप्रकाश, सुबह ही हमने तस्वीरें दर्शकों को दिखाई थी और कल रात से ही हम देख रहे थे कि जो समुद्र है उसमें काफी उफान पर लहरें हैं। इस समय समुद्र का क्या हाल है? जिस तरह से मौसम विभाग ने भी बताया और आपने भी बताया कि जो अब ये तूफान है वो काफी हद तक टल चुका है, तो क्या समुद्र की लहरें शांत हुई है या अभी भी उसी तरह का मंजर बना हुआ है? जी मुस्कान, देखिए जब मुंबई में हाई टाइड आता है तो उस वक्त जो है समुद्र की लहरें की जो ऊंचाई होती है हाईएस्ट 40 फीट बताई गई है और लोवेस्ट जो रहती है 5 से 7 फीट रहती है। फिलहाल जो समुद्र की स्थिति है 5 से 7 फीट के आसपास है। लिहाजा खतरे का अंदेशा तो नहीं है। लेकिन लगातार जिस तरह से एक के बाद नए मामले सामने आ रहे हैं वो कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार के अलावा वायुसेना नौसेना की नींद उड़ाने वाले, क्योंकि लगातार लोग बोटों में अपने सवार थे। काफी लोग जो रोजाना की संख्या में बोट में ही सोते हैं, लेकिन अचानक बोट के टकराने से या फिर बोट की रस्सी टूट जाने से वो बोट समुद्र की लहरें में चली गई है। लिहाजा या तो मिसिंग हो गए हैं या तो फिर बचाव की कोशिश कर रहे हैं या फिर रेस्क्यू के उम्मीद में बैठे हैं। तो इस तरह की जानकारियां फिलहाल नहीं मिल पा रही है। लेकिन जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि मुंबई के कई और ऐसे मामले हैं जो जहाजों का या तो मिसिंग है या तो फिर उनके मौत की खबर है। सत्यप्रकाश, लहरें अगर शांत हो गई है तो ये नौसेना के लिए भी बहुत सही बात है, क्योंकि वो आसानी से रेस्क्यू ऑपरेशन चला पाएंगे और काफी ज्यादा हद तक इसकी गति भी तेज हो पाएगी। फिलहाल अस्पतालों का क्या हाल है? वैक्सीनेशन जो बंद कर दी गई थी क्या वो फिर से सही कर दी गई है? टेक्नोलॉजी क्या फिर से सही हो गई है? और बिजली जो कुल हुई थी उसका क्या हाल है फिलहाल? देखिए, बिजली को लेकर अभी भी लोगों में असमंजस की स्थिति। हालांकि वसई विरार, मुंबई में तो नहीं, मुंबई से सटे हुए वसई विरार इलाके में अभी भी बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिन से बिजली की स्थिति बिल्कुल खराब हो गई। हालांकि ये भी बातें कही जा रही है कि तोकते तूफान को लेकर इस तरह की चीजें सामने आ रही है। लेकिन युद्ध स्तर पर जो है बिजली को पूर्वता करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हॉस्पिटलों की बात की जाए तो जो परमानेंट स्ट्रक्चर वाले हॉस्पिटल है यानी कि बड़े हॉस्पिटल है वहां तमाम कोविड के पेशेंटों को शिफ्ट कर दिया गया, वहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जो अस्थायी हॉस्पिटल बनाए गए थे, जो कहीं न कहीं जम्बो कोविड सेंटर के नाम से जाने जाते हैं, आईसीयू सेंटर के नाम से जाने जाते हैं, सीसीयू के नाम से जाने जाते हैं, उनमें अभी भी उनका इलाज चल रहा है। हालांकि जो टेंट वाले थे जो कर्टन से बनाए गए थे उनको शिफ्टिंग कर दिया गया दूसरे बड़े हॉस्पिटल में जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश तमाम जानकारी के लिए, तमाम स्थिति आपने बताई। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANV एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANV न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने
एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन। देश इस वक्त कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, लेकिन इस संकट से इतर राजनीतिक दलों में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनकी एक टूलकिट के जरिए इस संकट के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश चल रही है। अब कांग्रेस ने इस आरोप को झूठा करार दिया है और संबित पात्रा पर FIR कराने की बात कह दी है। कांग्रेस नेता राजीव गौड़ा ने जानकारी दी है कि बीजेपी कोविड के मिसमैनेजमेंट को लेकर टूलकिट का फर्जी प्रोपेगेंडा चला रही है और आरोप कांग्रेस पर लगा रही है। हम बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा और संबित पात्रा के खिलाफ FIR दर्ज करा रहे हैं। जब देश कोरोना संकट से जूझ रहा है तब ये लोगों की मदद करने के बजाय इस तरह के झूठ फैला रहे हैं। बता दें कि संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने एक कथित टूलकिट को दिखाया। संबित पात्रा ने दावा किया कि कोरोना संकट के बीच कांग्रेस पार्टी देश को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने में लगी है। संबित पात्रा ने दावा किया कि राहुल गांधी जो हर सुबह ट्वीट करते हैं वो भी इसी टूलकिट का हिस्सा है जिसके जरिए सरकार को बदनाम किया जा रहा है। इसमें जानबूझकर कुंभ को लेकर कमेंट किया गया है, जबकि ईद पर चुप्पी साधी गई है। कि सोशल मीडिया में क्या डालना है। प्राइम मिनिस्टर्स मोदीज इमेज को लेकर एक कॉलम बना है और उसमें क्या लिखा है, द अप्रूवल रेटिंग्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज बीन हाई एंड हैव नॉट डिप्ड डिस्पाइट क्राइसिस एंड मिसमैनेजमेंट। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्ट्रॉय हिज इमेज एंड इरोड हिज पॉपुलैरिटी। कहीं ना कहीं कांग्रेस खुद ही मान रही है कि प्रधानमंत्री ने हर क्राइसिस को अच्छे से मैनेज किया, मगर ये जो सेकेंड वेव आया है ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये हम सबके लिए एक मौका है प्रधानमंत्री जी के छवि को धूमिल करने के लिए, उसे ध्वस्त करने के लिए। और कैसे करना है उसके उपाय भी, उसके इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं। पहला उपाय, यूज रिसोर्सेज क्रिएटेड ऑन सोशल मीडिया टू क्वेश्चन मोदीज इनकॉम्पिटेंस फ्रॉम हैंडल्स विच लुक लाइक मोदी और बीजेपी सपोर्टर्स। ऐसा आप जाल बिछाइए कि लगे कि मोदी के खुद के लोग जो बीजेपी के सपोर्टर हैं वो ही मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं। चलिए, तो इसी पर RV उपाध्याय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका NB न्यूज पर। सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से टूलकिट का जिक्र किया गया है, लगातार संबित पात्रा और कांग्रेस एक दूसरे पर, बीजेपी पर लगातार आरोप लगाते जा रहे हैं। कोरोना संकट से देश जूझ रहा है, इस समय आरोप प्रत्यारोप का ये दौर इन्होंने शुरू कर दिया है, लेकिन जो स्थिति है उसको संभालने की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। देखिए, विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है। इस समय जो फोकस होना चाहिए जनता को बचाने पर होना चाहिए, जनता को राहत देने पर होना चाहिए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सेकंड वेव में न दवा मिल रही है, न बेड मिला, और तो और शमशान घाट में भी जगह नहीं मिली, और उस पर अगर राजनीति करते हैं राजनीतिक दल, तो मैं समझता हूं बहुत चिंता का विषय है। देखिए, कौन क्या पूछ रहा है इससे परे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जनता को राहत कैसे मिल सकती है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं दूर दराज के गांव में कोरोना फैल चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी चिंता व्यक्त की है, और जो हमारा स्वास्थ्य का ढांचा है
वो किसी से छुपा नहीं, जिस हालात में है। और गांव में तो देखिए मुस्कान कुछ नहीं है जी। ना, डॉक्टर है, इवन देन पैरासीटामोल नहीं मिलेगी। क्यों? वहां कोई केमिस्ट की शॉप ही नहीं होती जी। तो बजाय उस पर गौर करने के और पॉजिटिव सुझाव देने के एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं इस आपातकाल में, जो कि कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। आज देखिए हो क्या रहा है, राज्य केंद्र के ऊपर ठीकरा फोड़ रहा है, केंद्र राज्य के ऊपर ठीकरा फोड़ रहा है। देखिए वैक्सीनेशन के हालात किससे छुपे नहीं है। एक उम्मीद की किरण दिखती है कि मैं शायद वैक्सीनेट हो जाऊं तो शायद इस महामारी से बच जाऊं, लेकिन वो भी कहाँ अवेलेबल है, कितनी अवेलेबल है, ये कहने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे महाराष्ट्र में या दूसरे प्रदेशों में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं जी। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो वीआईपी हैं या जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो अपने यहाँ कुछ लोगों को वैक्सीन लगवा रहे हैं। कितना चिंता का विषय है। देखिए इस समय बिना भेदभाव के सरकार का या जो भी जन प्रतिनिधि हैं उन सब का दायित्व जी संकट काल में मदद करें जनता की किसी भी तरीके से, जैसे भी हो सकती है। इसको राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत सारा समय है। आप जब चाहें जब राजनीति कर सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए जनता प्रश्न पूछेगी, जनता का अधिकार है प्रश्न पूछना। उसने वोट किया है, सरकार चुनी है और जो चुनी हुई सरकार है उससे उम्मीद की जाती है कि वो संवेदनशील होंगी जी। ये नहीं है कि भी आप कर भी कुछ नहीं रहे और एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं। जनता मर रही है, क्या प्रूव करना चाहते हैं? बिल्कुल, एक बात बहुत सही कही आपने उपाध्याय जी कि जिस तरह से राज्य और केंद्र के बीच तालमेल की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि ठीकरा एक दूसरे पर फूट देना बहुत आसान बात है। हम तमाम पार्टियों से यहाँ पर चर्चा करते हैं, उनसे जब इस तरह की बातें पूछी जाती हैं तो वो बीजेपी वाले साफ तौर पर कह देते हैं कि ये राज्य सरकार के अंडर में है, वही करेंगे। और अगर हम राज्य सरकार से इस बारे में सवाल पूछते हैं तो वो केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ देती है। बहुत सही ये बात है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह से जो वार पलटवार का दौर चल रहा है, टूल किट का एक जिक्र किया है संबित पात्रा ने, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए क्या टूल किट है, कौन टूल किट है? मैं तो समझता हूं इस समय इन सब चीजों पर ध्यान देने का नहीं। और देखिए छवि किसी के बनाने से न बनती है न किसी के बिगाड़ने से बिगड़ती है। बिल्कुल। आप जनता के जो सारोकार हैं उनको प्राथमिकता पर रखें तो कोई आपकी छवि को खराब नहीं कर सकता। फर्स्ट वेव में अच्छा मैनेजमेंट हुआ था, ये बात अलग है कि लोगों ने उंगली उठाई थी कि भी इतना लंबा लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए था, लेकिन उसके परिणाम भी सामने आए। देखिए गांव तक कोरोना नहीं फैला था और मृत्यु दर बहुत कम थी और हम फर्स्ट वेव में बाहर भी निकल के आए जी। और दुनिया ने सराहा, लेकिन सेकंड वेव में हम उतने फेलियर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। कहीं कोई अरेंजमेंट नहीं था, बिल्कुल नहीं दिख रहा था कि सरकार या व्यवस्था नाम की कोई चीज बची है। और तमाम चीजों की कमी भी हमारे पास उपाध्याय जी है और अब तीसरी लहर के लिए भी चेता दिया है। काफी चिंताजनक ये विषय है और तमाम जो स्थिति हम देख रहे हैं ये भी काफी चिंताजनक, काफी दुर्भाग्यपूर्ण भारत के लिए है, क्योंकि भारत में वैक्सीन सबसे ज्यादा बनती है और आज उसी की कमी भारत में देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया उपाध्याय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की ओर अब रुख कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल की राजनीति में जमकर उथल पुथल मची है। लगातार स्थितियां बनती ऐसी जा रही हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। अब इसी बीच ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बंगाल के 2 मंत्री समेत टीएमसी के 4 नेताओं को सोमवार को पूरे दिन हुई हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद बीती रात नारदा स्टिंग मामले में कोलकाता के जेल भेजा गया है। इन नेताओं को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, लेकिन कुछ घंटों में उन्हें बेल भी मिल चुकी है। हालांकि आखिर में कोलकाता हाई कोर्ट ने इस बेल पर रोक लगा दी थी। बेल को सीबीआई ने कोर्ट में चुनौती भी दी थी और कोलकाता हाई कोर्ट ने मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फिरहाद हकीम के साथ ही टीएमसी विधायक मदन मिश्रा और पूर्व नेता सोवन चटर्जी की बेल पर रोक लगा दी है। चारों नेताओं को देर रात प्रेसिडेंसी
करेक्शन होम ले जाया गया है। हालांकि बाद में मदन मित्रा और सोवन चटर्जी ने सांस लेने में दिक्कत जो हुई उनको, उसकी शिकायत उन्होंने की, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल में भर्ती उन्हें करा दिया गया है। बता दें कि ये चारों साल 2016 के नारदा स्टिंग ऑपरेशन के आरोपी हैं। इस स्टिंग में टीएमसी के कई नेताओं को पैसे के एवज में काम के लिए हामी भरते देखा गया था। इस स्टिंग के पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस समय भी तूफान ला दिया था। वहीं गिरफ्तारी के बाद टीएमसी नेता मदन मित्रा ने भी कहा कि मामले में शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है, जबकि टीएमसी के ये दोनों पूर्व नेता भी स्टिंग में पकड़े गए थे और जब बीजेपी अब ये ज्वाइन कर चुके हैं, इसके बाद इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एनबी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।